आज हम क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को देखेंगे। तो जैसे कि हम फिजिकल चेंज केमिकल चेंज पढ़े थे, तो हमने देखा था जो फिजिकल चेंज होते थे वो रिवर्स हो जाते थे, लेकिन केमिकल चेंज रिवर्स नहीं होते थे। तो केमिकल रिएक्शन होती हैं, इनमें क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं किसी न्यू स्टेट में, तो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस in which one or more substance change to newly one substance। अब ये न्यूली वन का मतलब एक अकेला नहीं, कोई भी दो भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट है ये वाला क्या है हमारा? रिएक्टेंट। तो ये क्या है? रिएक्टेंट। और ये क्या है हमारा? प्रोडक्ट। एग्जाम्पल Mg प्लस O2 क्या बना रहा है? 2MgO। अब हमारा यहाँ पे क्या, Mg और O2 दो सब्सटेंस हैं, वो मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं 2MgO। तो हमारे ये दोनों, ये रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अब जैसे केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शंस हैं, ये जो केमिकल रिएक्शंस को सिंबल के फॉर्म में या वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये केमिकल इक्वेशंस होती हैं। ये जो हमने सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ये केमिकल इक्वेशन होती हैं। ठीक है ना? तो इन्हें हम उसमें वर्ड या सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा है। रिएक्शंस यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला। ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उनके, जैसे यहाँ पे सब्सटेंस यूज किए थे, इनके फॉर्मूले और सिंबल्स को यूज करना। तो एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आगे हम पढ़ेंगे पूरा, तो तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये अब हमारा रिएक्टेंट Zn और H2SO4 है और प्रोडक्ट ZnSO4 एंड H2 है, ये वाला प्रोडक्ट है। ठीक है। अब हम वर्ड इक्वेशन देखेंगे। तो वर्ड इक्वेशन में व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन इन वर्ड्स, जब हम यही जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनको वर्ड में लिख दें, तो ऐसे ये जिंक है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा जिंक सल्फेट बना है, तो जिंक सल्फेट, ये हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये हम अगर इस तरह से लिखते हैं इसे, तो ये हमारी क्या बन जाती है? वर्ड इक्वेशन बन जाती है। अब हम एक चीज़ देखते हैं, ये हम 2 नंबर मान लेते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? जो बैलेंस इक्वेशन है, जो बैलेंस इक्वेशंस हैं, उनमें जो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड होगा वो इक्वल होगा, मतलब मास होगा, कंजर्व होगा। सॉरी। तो इसमें क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम? एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on both side is equal।
मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लिख सकते सेकेंड पॉइंट में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जाम्पल में लेते हैं हम H2 प्लस Cl2 2HCl। अब हम देखें, पहला पॉइंट था हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, मतलब RHS और LHS दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच साइड इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम देखें हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, यहाँ पे कितने 2 हैं, Cl2 के 2 हैं, Cl के 2 हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हमारा वैलिड हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हमारा जो मास इधर होगा इसका मास जितना होगा उतना ही इधर होगा। अब आप खुद ही सोचो, इधर भी 2 हैं तो 2 इसका हो गया, और Cl2 का 17.5 होता है तो इसका हो जाएगा 35, और 2 Cl इधर भी हैं, इसका भी 35, तो समेशन इक्वल होगा, ठीक है, मास। तो ऐसे मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अब हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। 4 हाउ टू बैलेंस्ड ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इसमें पॉइंट 1 करके कर लेते हैं। कोई भी अनबैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है, फर्स्ट आप राइट अनबैलेंस इक्वेशन, आपको गिवन होगा ये, ठीक है, जिसको हम बैलेंस कर रहे हैं। अब क्या होगा, सेकंड, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। काउंट नंबर ऑफ एटम्स, तो काउंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स। जैसे कि यहाँ पे हमने काउंट किए थे, ये 2 थे, ये भी 2 थे, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए बैलेंस करने पे। अब इसमें जब हम बैलेंस करते हैं तो किसी एक एलिमेंट को एक बार में बैलेंस करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम हमें ऐसे चेक करना होता है, जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा टाइम बार आया है उसको बैलेंस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, तो Fe प्लस H2O, यहाँ से हमें Fe3O4 प्लस H2 बना, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन है अनबैलेंस है, इधर Fe1 है, इधर 3 है, तो हमें सबसे ज़्यादा कौन सा दे रखा है, 4 बार दे रखा है ये ऑक्सीजन। तो हम पहले इसको बैलेंस करेंगे, तो इधर 4 एटम है, तो इधर 4 करने के लिए हम इसमें 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, हम H2O में 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4H2O, यहाँ इधर सेम ही रहेगा, ठीक है, हम बैलेंस कर रहे हैं। तो जिधर ऑक्सीजन हम बराबर किए हैं उधर ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 4 ऑक्सीजन, इधर भी हो गए। अब हमें Fe3 को बैलेंस करना है, 3 है, मैक्सिमम 4 था, फिर 3 है। अब 3 को बैलेंस करने के लिए हम इधर देखेंगे, तो इधर Fe1 है, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप 2, तो 3Fe प्लस 4H2O, यहाँ से क्या बनेगा हमारा, Fe इधर तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमें यही बैलेंस करना है, प्लस H2। अब यहाँ पे हम स्टेप 3 में क्या, अब हमारा ये बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। H2 हमारे इधर 2 हैं, इधर कितने हो गए, 4 2 जा 8, तो हमें इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लास्ट स्टेप में हमारे अब यहाँ पे बैलेंस हो रही है इक्वेशन, तो यहाँ पे देखेंगे हम Fe3 ये तो सेम ही रहेगा, प्लस 4H2। अब यहाँ हम अगर काउंट करें तो 4 ऑक्सीजन 4 हो गए, आयरन के एटम भी 3 हो गए, यहाँ पे H2 8 हो गए, मतलब ये वाली हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये कैसे हो गई, बैलेंस्ड, और ये हमारी कैसे थी, अनबैलेंस्ड। तो इसमें हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, बैलेंस वन एलिमेंट एट ए टाइम। हमने मैक्सिमम था उसको पहले बैलेंस किया,
और फिर नेक्स्ट क्या, चेक अगेन, दैट ऑल एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड और नॉट। और अगर बैलेंस्ड नहीं है तो बैलेंस हम फर्दर करेंगे। तो इस तरह से आप नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हो। सॉरी। तो हम नेक्स्ट में इसमें एक हमने एग्जांपल कर लिया Fe वाला। तो नेक्स्ट हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। 5 नंबर, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि जोड़ना, मतलब कि हम दो एलिमेंट को ऐड करके कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं, मतलब दो रिएक्टेंट ऐड होके कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा। ये तो समझ आ रहा होगा। तो डेफिनेशन में हम क्या लिख देंगे, 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, A प्लस बी ए बी। तो A एंड B क्या है, हमारे रिएक्टेंट, और जो ए बी क्या है, हमारा प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट हमें मिला है ए बी। ठीक है, तो एग्जांपल में एक रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 2Mg प्लस O2 2MgO। वैसे आप अपनी बुक में देखोगे तो ये इक्वेशन Mg प्लस O2 से हमें MgO बनाया हुआ दिखा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये वाली इक्वेशन है ये बैलेंस है, बैलेंस्ड, ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो जैसे कॉम्बिनेशन से समझ आ रहा था कि दो रिएक्टेंट हैं वो ऐड हो रहे हैं, तब कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना, मतलब एक या एक से अधिक सब्सटेंस होंगे वो ब्रेक डाउन होंगे दो या दो से अधिक में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में, ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंपाउंड कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी से ए प्लस बी, जैसे कि कंपोजिशन में क्या हुआ था, अपोजिट हुआ था। डिकम्पोजिशन में क्या हुआ है कि रिएक्टेंट हमारा सिंगल है और प्रोडक्ट हमारे डबल हैं। तो रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट से हमें 2 प्रोडक्ट मिले हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स। तो अब हम यहाँ पे अगर इसमें देखें तो एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट है, किसका फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इनको ऐड करने पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, मतलब हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है।
इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, 2H2O किस में जाएगा, H2 और O2। मतलब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, अभी आपका स्टार्टिंग है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो कंपाउंड इसमें वही कंपाउंड बनते हैं मोस्टली, ठीक है, उन्हीं को ऐड करना होता है। और इनको बैलेंस करने के लिए देखो ये तो बैलेंस ही है, O3 हैं, तो आपको अगर भूल भी जाते हो तो देख लेना बैलेंस करके आपने कंपाउंड सही बनाया है या नहीं। तो 2H2O है, 2H2 + O2। इसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ये डिकम्पोजिशन होता है, तो इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल याद रखना डिकम्पोजिशन का, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। टू AgCl, 2AgCl से हम क्या बना रहे हैं, 2Ag + के Cl2, ठीक है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो यानी कि सनलाइट का यूज इन सनलाइट, तो इसका मतलब फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, तो सनलाइट के यूज में, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज, इसमें हीट का यूज होता है, ठीक है। थर्मल का मतलब होता है हीट, और ये सनलाइट हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी। हम 2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, थर्ड पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इस वर्ड से भी समझ आ रहा होगा, डिस्प्लेस होना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एक तरह से। तो जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिएक्टेंट साइड में 2 या 2 से अधिक भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो आप, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव less reactive one from its compound, ठीक है। जैसे A + BC है तो ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, तो इसके कंपाउंड से इसको रिमूव कर देगा, तो AC + B मतलब ये डिस्प्लेस हो गया C। एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन ले लेते हैं, तो जिंक + कॉपर सल्फेट, जिंक है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो जिंक क्या वो करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा ZnSO4 + कॉपर, ठीक है। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी सोच सकते हो कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट होना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, 2 कंपाउंड के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्मेट करते हैं। तो क्या लिख सकते हो आप, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन, ये बिटवीन है 2 कंपाउंड्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ठीक है, और कंपाउंड।
जैसे वहाँ ए प्लस बी सी से ए सी प्लस बी बना था, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, यहाँ दोनों से आयन एक्सचेंज होंगे तो क्या बनेगा, ए सी ए बी प्लस सी डी लेते हैं तो ये डी कर लेते हैं, ठीक है। तो ए डी प्लस सी बी, ए के साथ डी बी के साथ सी। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं Na2SO4 बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड है वो सल्फेट के साथ आ जाएगी, और तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, सॉरी बेरियम सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट बना लेगी, और सोडियम है वो क्लोराइड के साथ NaCl नमक बना लेगा। NaCl होता है नमक अपना, सोडियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, 2 थे तो 2 हो गया, Cl2 थे 2Cl हो गया, SO4 ये हो गया, Ba, ठीक है। ये दोनों का एक्सचेंज हो गया, Na2 के साथ Cl आ गया, और बेरियम था उसके साथ SO4 आयन आ गया। तो ये जो आयन्स थे उनका एक्सचेंज हो गया। तो नेक्स्ट हम देखें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इन्हें एक साथ मिलकर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो फर्स्ट टर्म ऑक्सीडेशन, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अभी ये जब आप ऑक्सीडेशन को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो, तो रिडक्शन को तो आप समझ ही पा रहे होंगे, रिडक्शन में अपोजिट हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर प्लस H2। अब यहाँ पे हम देखें कॉपर ऑक्साइड था, अब यहाँ क्या बचा है, कॉपर। तो यहाँ कॉपर ये रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन रिमूवल हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या हुआ है हमारा, रिडक्शन। और H2 के साथ क्या हुआ है हमारा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन है वो ऐड हो गया H2 में, तो ऑक्सीडेशन। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है या रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन, तो ये हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इस पूरी रिएक्शन को एक साथ हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। रिडक्शन में रिमूव ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अपोजिट होता है। नेक्स्ट हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। एक्सो मतलब एक्सो रिलीज होना, एंडो मतलब ऑब्जर्व करना, अंदर आना। एक तरह से आप एक्सो और एंडो वर्ड से याद रखना। तो एनर्जी रिलीज। अब एनर्जी रिलीज कैसे भी हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, साउंड के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें इक्वेशन का,
कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये CO2 बनाएगा प्लस हीट। तो ये जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है। प्रोडक्ट साइड मतलब रिलीज होना, अगर इस साइड लिखा होता तो मतलब ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो एक्जोथर्मिक हो गया, यहाँ पे एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में हम हीट को देते हैं, तो हीट देते हैं तो इसमें N2 प्लस O2 प्लस हीट क्या बनाएगा 2NO, मतलब हीट ऑब्जर्व। यहाँ पे हम हीट ऑब्जर्व लिख दें और यहाँ क्या लिख दें एनर्जी ऑब्जर्व। अब एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, एनर्जी ऑब्जर्व। हाँ, अब आप एक दो टॉपिक और हैं आपके NCERT में, कोरोजन रेंसिडिटी। तो कोरोजन और रेंसिडिटी में हम देखेंगे फर्स्ट कोरोजन। एक चीज़ और देखी होगी आपने, अगर NCERT में देखा होगा वर्ड स्केलेटल। तो स्केलेटल कुछ नहीं है, अनबैलेंस रिएक्शन को ही स्केलेटल रिएक्शन भी बोलते हैं। जब रिएक्शन हम बैलेंस कर लेते हैं तो उसे बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस होने से पहले वो स्केलेटल रिएक्शन होती है। तो कोरोजन क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, of metals by reacting with air, water और other chemicals। कभी आपने देखा होगा बाहर लोहे का कोई सामान पड़ा रहता है, या हम अपने दरवाजे वगैरह देखते हैं लोहे के होते हैं, तो उनमें जंग लग जाती है। वो इस वजह से लग जाती है क्योंकि जब वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिस वजह से उनमें फेरिक ऑक्साइड की जंग लग जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं जिसे। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मेटल पार्ट होता है वो डिस्ट्रक्ट खराब हो जाता है और वो ख़त्म होने लगता है, उसे डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। तो एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। Fe प्लस O2 प्लस H2O, Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। तो अब हमारा Fe था वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आके फेरिक ऑक्साइड और समथिंग, ये H2O के कुछ हाइड्राइड लिए हैं वो जो इसमें यूज हुए हैं रस्टिंग के लिए। नेक्स्ट जैसे सिल्वर है, आपने सुना होगा कि घर पे जो मम्मी वगैरह होती हैं सिल्वर के गहने वगैरह पहनती हैं, तो उस वो ब्लैक कलर के पड़ जाते हैं। उसकी रीज़न होता है सिल्वर पे सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से ब्लैक कोटिंग हो जाती है। तो टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, तो ये किस वजह से होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2S सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कोटिंग। अब ये जो Ag2S है, Ag2S ब्लैक कोटिंग होती है ये, जिस वजह से ब्लैक पड़ जाती है चांदी। और नेक्स्ट ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर,
बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर की वजह से कॉपर जो है वो ग्रीन कोटिंग कॉपर पे ग्रीन कोटिंग बन जाती है। तो इस पे क्या होता है, ड्यू टू बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेंसिडिटी। जैसे कोरोजन है, कोरोजन में मेटल ख़राब हो जाती हैं, ऐसे ही रेंसिडिटी में जब ऑयल और फैट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं और टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो वो क्या है, रेंसिडिटी मतलब ख़राब हो जाना एक तरह से। तो वैन ऑयल्स एंड फैट्स, सड़ जाना बोलते हैं अपन, रेंसिड, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ऑयल और फैट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीडेशन की वजह से बैड स्मेल और टेस्ट बेकार हो जाता है। अचार वगैरह होता है उनका ख़राब हो जाता है, वो रेंसिडिटी की वजह से हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन हो जाता है तो प्रोड्यूस करते हैं बैड स्मेल एंड टेस्ट। तो हम इसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन मतलब कैसे रोका जा सकता है रेंसिडिटी हो। तो पहली बात तो हम ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे एयर ना हो, और एयर टाइट कंटेनर होने चाहिए जहाँ एयर पास ना हो। यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करना चाहिए हमें। नाइट्रोजन गैस का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपने चिप्स वगैरह के पैकेट लिए होंगे, चिप्स कभी ख़राब नहीं दिखते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होती है इस वजह से। तो प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं हम, स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, मतलब जहाँ एयर ना पहुँच सके। यूज ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड टू चिप्स पैकिंग, मतलब मोस्टली जितने भी क्रैक्स वगैरह जो कुछ भी हैं वो सब नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है उसमें। केमिकल रिएक्शंस की इम्पोर्टेंस क्या है, फॉर केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी तो हम मोस्टली अधिकतर प्रोडक्ट हैं सारे केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। तो मेडिकल यूज में, फ्यूल्स में, फर्टिलाइजर्स में हम केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचुरली केमिकल रिएक्शन होते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह, डाइजेशन वगैरह सब केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही होता है। यूज्ड इन इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री में केमिकल रिएक्शन का यूज होता है। मेटल एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग की। तो 10 पॉइंट इम्पोर्टेंस। तो फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, दवाइयाँ वगैरह बनती हैं प्रोडक्ट्स, तो इसमें हम मेडिसिन, फ्यूल्स वगैरह सब, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और नेचुरली अकर करता है ह्यूमन बॉडी में, तो नेचुरली अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, खाना का पच जाना, हमें न्यूट्रिएंट वगैरह मिल जाते हैं, वो सब केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन,
यहाँ पे डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, इत्यादि। और इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। कुछ चीज़ें आप देख लेना एनसीईआरटी में, कुछ बचे हुए पॉइंट होंगे। ये मैंने एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी एक वीडियो पे, तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाया। आप हमें बताना अगर कुछ छूट रहा हो और वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट वगैरह करना। धन्यवाद।